हेलो, गुड मॉर्निंग यूट्यूब। कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपका इनकम टैक्स का जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है वो कैलकुलेट आप कर रहे हो, राइट? तो आज जो अपना जो टॉपिक है वो है कि डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा मकान जिसमें उस गत वर्ष में आपने स्वयं रहा है कुछ पोर्शंस के लिए और कुछ पोर्शंस के लिए आपने उसको किराए पे लगाया हुआ था। उस केस की गणना आज हम करना देखेंगे। उससे पहले मैंने एक और भी वीडियो आपको शेयर किया था पिछले लेक्चर्स में। तारे जमी पे का वो क्लिप था, उस टाइम वो साउंड नहीं आया था, तो मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट लगा के उस साउंड क्लिप के साथ हम देखने का कोशिश करें ताकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है आज के ऊपर वो बहुत बिल्कुल फिट बैठे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम 2 मिनट 46 सेकेंड का वो क्लिप है, एक बार ध्यान से देखते हैं और कोशिश करते हैं आपको आज डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी यानी कि एक मकान जिसमें कुछ महीने आपने स्वयं रहा है और कुछ महीने आपने किराए पर लगाया हुआ है, उसकी कैलकुलेशन हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैसे होती है। आइए देखते हैं पहले क्लिप को। तो देखा आपने इस क्लिप को, तो इसमें जो बातें कही जा रही हैं, बेसिकली बातें जो निकल के अपने पास आ रही है वो ये कह रहा है कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, मतलब जो हमको दिखता है वो नहीं होता, तो जो नहीं है वो होता है। तो इसका इस कॉन्सेप्ट पे क्या रिलेवेंस है, इसका यहाँ पे क्या यूज है, उसको देखते हैं, राइट? तो अपने पास जो निकल के आ रहा है, आज जो हमको जो कॉन्सेप्ट करना है उसको एक बार रिवाइंड करके देखते हैं कि क्या आपको कॉन्सेप्ट आज करना है। आइए बोर्ड पे हमारे पास आज जो कॉन्सेप्ट करना है इनकम टैक्स में वो करना है कि आपका जो मकान है वो कुछ पोर्शंस के लिए कहाँ पे चला गया, वो कुछ पोर्शंस के लिए लगा आपका किराए पे और कुछ पोर्शंस आपने रहा खुद के लिए, राइट? चलिए तो एक सिचुएशन लेते हैं। अपना जो साल चल रहा है वो साल जो चल रहा है अपना 1/4/2019 से लेकर हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2019-20, राइट? फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 2019-20 का हमको काम करना है और 19-20 का असेसमेंट ईयर है अपने पास 2020, राइट? तो अपना ये साल जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 1/4/2019 से लेकर एंड होगा 31/3/2020 को, राइट? 12 मंथ। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पीरियड है अपने पास वो है 12 मंथ। अब कॉन्सेप्ट जो कह रहा है वो कह रहा है कि कुछ पोर्शंस, लेट सपोज दैट आपका 4 मंथ जो है आप खुद रहो, 4 मंथ आपने रहा इसी घर में, एक ही घर मान के चलते हैं, 4 महीने आपने खुद रहा इस घर में और उसके बाद आपने इसको 8 महीने चढ़ा दिया रेंट पे। ये सीन है अपने पास, मतलब आपको क्लियर कट बातें कही जा रही है कि आपका जो हाउस है वो कुछ पोर्शंस के लिए आपने खुद को यूज किया और कुछ पोर्शंस के लिए कुछ महीने के लिए आपने उसको किराए पे लगा दिया। अब ये सिचुएशंस है आपके बुक का पेज नंबर 215 पे ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आइए वहां से एक बार रीड करते हैं, यही सिचुएशन निकल के आएगा। अगर ये सिचुएशन आया तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो इनकम निकालने का जो मेथड है वो कैसा रहेगा उसको डिस्कस करना है, राइट? तो आइए आप देखिए एक बार नोट्स पे आपके पास लिखा हुआ है कि ऐसा मकान जो गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए स्वयं रहने के काम आता है। कहाँ पे काम आता है? स्वयं रहने के काम आता है कुछ अवधि के लिए, मतलब जो हमने डिस्कस किया अपने, मैंने एग्जांपल लिया था 4 महीना स्वयं रहने के लिए काम आता है और कुछ महीना आपने किराए पे दिया हुआ है। हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर, राइट? ये सेक्शन है सेक्शन 23(3), राइट? अब देखिए थोड़ा सा सेक्शंस का भी रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा।
सेक्शन कुछ और नहीं होता है। आप सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है तो सेक्शंस का मतलब ये है कि इंडेक्सेशन। लॉ में जो बातें लिखी जाती है उसका एक सीरियल नंबर दिया हुआ रहता है, उसी को आम भाषा में, हालांकि ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इतना समझने के लिए इसी को हम लोग सेक्शंस बोलते हैं। ये यहाँ पे रेफरेंस का मतलब आएगा, क्यों कि आपका कुछ बातें कही जाएगी और आपको दूसरे इंडेक्स से रेफर करवाया जाएगा। अगर ये सिचुएशन हुआ तो क्या होगा, ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य शून्य नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्चुअली मालूम था कि अगर आप खुद के लिए मकान रहते हो, खुद आप उस मकान में रहते हो, तो उसका वार्षिक मूल्य शून्य हो जाया करता था। लेकिन इस परिस्थिति में आपने कुछ महीने अपने स्वयं रहने के लिए यूज किया है और कुछ महीने के लिए आपने किराए पे लगा दिया है। उस केस में क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। तो शून्य नहीं होगा, यानी कि जीरो तो नहीं होगा। मतलब ये जो वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाया था कि जो हमें दिखता है वो होता नहीं है, वो यहाँ पे परफेक्ट फिर से बैठेगा। स्वयं रहने के मकान पूरे गत वर्ष या गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए किराए पे उठा दिया गया है। मतलब आप एक दिन के लिए भी आपने किराए पे उठा दिया सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का, तो बहुत ब्लंडर होने वाला है इनकम टैक्स के प्रोविजंस में। चलिए दूसरा, स्वामी ने इसे कोई अन्य लाभ प्राप्त किया है, तो ऐसे दशा में मकान किराए पे दिया माना जाएगा। अब आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ये डीमिंग फिक्सेशन डाल दिया गया कि अब आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये निकल के आ रहा है कि जो कभी कभी नहीं दिखता है वो भी होता है। मतलब अगर एग्जाम्पल में अपने ही बात किया जाए, आगे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो उस सिचुएशंस में आपने खुद में भी रहा उस घर में, फिर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। और वार्षिक मूल्य की गणना धारा 23(1) के प्रावधान के अनुसार की जाएगी। अभी धारा 23(1) का प्रावधान क्या है? ये धारा 23(1) का प्रावधान कुछ और नहीं है, जो हम चार्ट बना के कर रहे थे, म्युनिसिपल वैल्यूएशंस और आपका फेयर रेंट को कंपेयर करते थे। धारा 23(1) का प्रावधान, वहां से आप बुक पे जाएंगे, आप सीधे आपको रेफर ही करा देते हैं। आप आइए एक बार रेफर कर लीजिए। ये वाला जो प्रोविजंस हमने सारा का सारा किया था वही धारा 23(1) है। वहां पे लिखा भी हुआ है क्लियर कट में, धारा 23(1। 2 मिनट होल्ड लगा के आप एक बार इसको व्यू कर लें, ताकि आपको रेफरेंस भी पता चल जाएगा। कभी कभी बातें पूरी डिटेल्स में नहीं बोल के लॉ मेकर क्या करते हैं, आपको रेफरेंस दे देते हैं और वहां से आपको कहते हैं कि आप वहां से जाके देख लो। ये रहा जी आपका धारा 23(1), राइट। तो धारा 23(1) में क्या बातें कही गई थी? ये सारी बातें कही गई थी कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट इसको कंपेयर करो, इसका हायर जो होगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा, राइट, और एक्चुअल रेंट इसको कंपेयर करो, यही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। इसका मतलब ये निकल के आएगा कि अगर आपका एक्चुअल रेंट थोड़ा सा भी होगा, अगर ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन उसको पार कर जाएगा, तो क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा? आपको ये मानते हुए कि आपका घर किराए पे लगा हुआ था, आपको इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से, थोड़ा सा प्लानिंग भी इसमें चलता है कि अगर आपका मकान संपत्ति है और उसको आप स्वयं रहने के लिए यूज करते हैं, तो आपको उसको किराए पे उठाने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना पड़ेगा। अगर आपको जानकारी है तो लगा लें उसको, या आप कंसल्टेंट की मदद से लेके चलेंगे। प्रैक्टिकलिटी की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तो आइए इसके ऊपर हम फिर से एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, राइट। तो क्या कहने की कोशिश किया जा रहा था, यहाँ पे ये है आपके पास, तो ऐसा धारा 23(1) के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा, वो मैंने आपको रेफर करके बता दिया। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपने पास नगर पालिका का मूल्य 80,000 रुपया, उचित किराया यानी कि ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ये फेयर रेंट और ये है स्टैंडर्ड रेंट। तो आपको मालूम है कि अगर स्टैंडर्ड रेंट है तो इस दोनों का हायर होगा 1,20,000, राइट, बट स्टैंडर्ड रेंट है आपके पास 1 लाख, तो दोनों को रोक के कहाँ तक रखेंगे? 1 लाख। यानी कि इस क्वेश्चन में अभी तक नीचे बिना पढ़े हुए एक्सपेक्टेड रेंट मेरा 1 लाख रुपया निकल के आ गया, राइट। अब देखते हैं किराए पे है या स्वयं रहते हैं। मकान 4 महीने के लिए स्वयं रहने के काम में आया, जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था, यानी कि 4 मंथ जो है आपका
सेल्फ ऑक्युपाइड एंड 8 मंथ आपका लेट आउट। यही क्वेश्चन बन रहा है। दो सिचुएशन दे रहा है, अगर 10,000 रुपया प्रति माह है तो क्या बनेगा, और 15,000 रुपया प्रति माह है तो क्या बनेगा। तो एक बार देखिए आप कैलकुलेशंस, यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, तो एक्सपेक्टेड रेंट मेरे पास निकल के आ गया 1 लाख। दोनों केस में मैंने आपको बता दिया, ये पीछे का कॉन्सेप्ट किया, राइट। अब बात करते हैं हम एक्चुअल रेंट की। एक्चुअल रेंट केस 1 में अगर 10,000 रुपया प्रति माह है तो 10,000 इंटू 8 80,000 रुपया, राइट। तो इस दोनों का हायर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपये, राइट। अब देखिए सर, 80,000 रुपया रेंट आया और आपका इनकम जो टैक्सेबल इनकम बनने जा रहा है वो जा रहा है 1 लाख रुपये। अब ये सिचुएशंस है। अब आपको ये डिमिंग फिक्सेशंस दिया हुआ है कि अगर आपका मकान जो है वो आपने किराए पे कुछ पोर्शंस के लिए उस पार्ट ऑफ द ईयर पे आपने लगा दिया, तो उस केस में अपने पास सिचुएशन यही हो जाता है कि हम मानने लगते हैं इनकम टैक्स वाले कि भैया आपने किराए पे ही लगाया होगा, कैसे हम बताएं कि आप कुछ दिन खुद रहे हो। बट लॉ है तो है। तो यहाँ पे आप देखिए टेक्निकली आपका जो सीन बन के क्रिएट हो गया, आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन गया। अब देखोगे ध्यान से, अगर डीपली आप सोचोगे, 80,000 रुपये का आपके पास रेंट आया और 1 लाख रुपए का इनकम टैक्सेबल होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मकान है आपने कंप्लीटली सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं किया है, राइट। तो पीछे जो हमने कॉन्सेप्ट किया था, पहला कॉन्सेप्ट ये था कि पूरा का पूरा लेट आउट है तो कोई दिक्कत ही नहीं था। पूरा का पूरा लेट आउट है मतलब किराए पे दिया हुआ है तो कोई इशू ही नहीं है। जब किराए पे दिया हुआ है तो रेंट आ रहा है, टैक्स दे दो, राइट। लेकिन जब सेल्फ ऑक्युपाइड था तो उस केस में हमारा एनुअल वैल्यू क्या निकल के आ जा रहा था, वो आ जा रहा था नील। लेकिन अगर मिक्सचर हो गया, 50-50 हो गया, ब्रिटानिया 50-50 हो गया, ये आधा नमकीन आधा मीठा, मतलब कुछ महीने आपने खुद रहा और कुछ महीने आपने किराए पे लगा दिया, उस केस में आपको इस प्रोसीजर के हिसाब से, यानी कि यह मानते हुए कि यह मकान किराए पे ही चढ़ा हुआ था पूरे वर्ष, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशंस कराएगा, राइट। तो एक सीन तो ये बना अपने पास, राइट। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल डिस्कशन देख लेते हैं आपके पास कि क्या सीन हमारे पास क्रिएट हो चुका है अभी तक। तो अगर हम बात करते हैं आपके पास, तो अगर इस पोर्शंस में हमारे पास क्या निकल के आता है, निष्कर्ष कंक्लूजन ये आता है कि इसको हम बोलेंगे DLO, ये मानते हुए डीम टू बी लेट आउट, और इन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23(1) के अकॉर्डिंग जो आपका है वो टैक्स इधर बनेगा। तो अपने पास अगर सीन क्रिएट हुआ है, अगर देखोगे आप तो 3 क्रिएट हो गया। एक तो था, पहला कॉन्सेप्ट था लेट आउट, कंप्लीट होल ईयर, राइट। इसके बाद था अपने पास होल ईयर आपने खुद रहा, सेल्फ ऑक्युपाइड, राइट। अभी तीसरा आपने कंडीशंस देखा, वो था पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्टली लेट आउट, राइट। तो ये 3 सीन बना। इधर क्या था, अगर समरी की हम बात करें, होल ईयर में हमारे पास क्या निकल के आ रहा था, टोटल का टोटल लेट आउट था। तो हम क्या करते थे, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट, इस दोनों का हायर, मेरा क्या था एक्सपेक्टेड रेंट में रोक के रखते थे अप टू कितना तक, स्टैंडर्ड रेंट। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट लगता था तो फिर हम इसको कंपेयर करते थे एक्चुअल रेंट से, राइट। तो ये एक्चुअल रेंट को कंपेयर करते थे और इस दोनों में जो हायर होता था वही आपका निकल के आता था GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट। इससे हम क्या करते थे, लेस म्युनिसिपल टैक्स को घटाते थे, तो हमारे पास निकल के आता था NAV, और इस NAV में से पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लेस कर रहे थे एट द रेट ऑफ 30% वो, और दूसरा आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। तो आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकल के आ जा रहा था। जब हम बात कर रहे थे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की, तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या सीन क्रिएट हो रहा है कि आपके पास NAV जो है वो नील हो जाएगा। यहाँ पे NAV ही नील हो जा रहा है। हाँ, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात नहीं हो रही थी, केवल डिडक्शन मिल रहा था आपके पास, क्या वो था, इंटरेस्ट ऑन लोन। 2 सिचुएशन था, अगर 99 से पहले का लोन लिया हुआ है तो 30,000,
और उसके बाद का लोन है तो 2 लाख रुपया मैक्सिमम। इधर लेट आउट प्रॉपर्टी में पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। अगर हम बात करें आज के कॉन्सेप्ट का, पार्शियली आपका सेल्फ ऑक्युपाइड है और पार्शियली आपका क्या है, लेट आउट है। अगर आपने पार्ट ऑफ द ईयर आपने खुद रहा है और पार्ट ऑफ द ईयर आपने किराए पे लगाया है, उस केस में क्या सीन बन रहा था, ये मानते हुए कि आपका 23/1 में 23/1 के हिसाब से, यानी कि यह मानते हुए कि यहाँ पे जो है सीन वही वाला अप्लीकेबल लगाना है, यानी कि अगर ऐसा हुआ तो ये वाला का ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट आप यूज कर लोगे, राइट। यही बोला सेक्शन 23(1) में। एक और आज सिचुएशन हम क्रिएट कर लेते हैं, वो अभी आपके कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। वो है आपके पास कि अगर ओनर के पास 2 से ज्यादा मकान है, राइट, यानी कि आपका ये हाउस है, थोड़ा सा ड्राइंग खराब है, चले काम चला लीजिए, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस एंड थर्ड हाउस, राइट। अगर तीनों घर है, किराए पे नहीं है और तीनों में आप रहते हो तीनों घर में आप सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकता है बहुत बड़े बड़े लोग हैं और उनके पास 10 घर भी हो सकता है और 10 घर को भी वो खुद के यूज में रखते हैं, किराए पे नहीं लगाते। बहुत ध्यान से देखने की बात है। ये नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका, आपको क्या डिस्कशन करने वाले हैं हम, वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ये नया कॉन्सेप्ट आया आपके पास कि अगर एसएससी के पास, अगर हाउस ओनर के पास मोर देन 2 हाउस है और वो सारा का सारा घर खुद के रहने में यूज करते हैं। देखिए, अगर किराए पे लगाते हैं तो कोई इशू ही नहीं है, तब तो किराए पे लगा हुआ है, रेंट आएगा, कंपेयर करके आपको टैक्स निकालना है। लेकिन अभी यहाँ पे बात हो रही है अपने सामने, वो ये कि सर हमारे पास 2 से ज्यादा घर है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर इतना घर है और सब घर में हम खुद ही रहते हैं तो भी इनकम टैक्स वाले को परेशानी है। वो ये कहेंगे कि कोई 2 घर आप सेल्फ ऑक्युपाइड की तरह ट्रीट कर लो, कोई 2 घर, वो हाउस नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और बैलेंस घर को, यानी कि अप टू 2 हाउस सरकार मानेगी सेल्फ ऑक्युपाइड, राइट, एंड रेस्ट हाउस को क्या मानेगा, डीम टू बी लेट आउट, भले ही आप उसमें खुद रहते हो। अगर 4 घर है तो 4 घर में से 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड ट्रीट करेंगे और बैलेंस जो घर है उसको हम डीम टू बी लेट आउट ट्रीट करेंगे, यानी कि फिर से सेक्शन 23(1) जो अभी आपने रेफर किया है वहां पे पहुंचा देंगे। चलिए इसका लिटरेचर एक बार देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। आइए, आपके सामने लिटरेचर अवेलेबल है। स्वयं के रहने के लिए 2 से अधिक मकानों का उपयोग, राइट, देख रहे हैं आप, स्वयं के रहने के लिए 2 से अधिक मकान है तो भाई बहुत अमीर है। गवर्नमेंट कहती है कि आप बहुत अमीर हो तो मोर देन 2 हाउस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर। अगर आपके पास 2 से अधिक मकान है और वो सारा का सारा मकान आप खुद रहने के लिए यूज करते हो तो उस केस में क्या है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब मकान मालिक 2 से अधिक मकान स्वयं के रहने में काम लाता है तो 2 मकान को छोड़कर, मैंने अभी आपको डिस्कस भी किया, जिसे वो चुने, वो ऑप्शन है, वो हाउस 1 2 3 4 है, मान के 4 घर है तो 4 घर में से जो आपको चुनना है वो चुन लीजिए सेल्फ ऑक्युपाइड। तो हम चुनते कौन से हैं जिसमें मैक्सिमम हमको टैक्स का बेनिफिट हो, वो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा। तो जिसे वो चुने, अन्य मकान को किराए पे दिए गए माने जाते हैं। देखिए, मैंने वीडियो आपको दिखाया था यही सारा चीज कि कभी कभी जो हमें लगता है वो दिखता है वो नहीं होता और जो नहीं दिखता वो होता है। अब ये कहोगे साहब कि सर ये जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने बनाया है कि 4 मेरे पास घर है, चारों में हम खुद रहते हैं, फिर भी आपको रेंटल इनकम बना के इनकम टैक्स लगी। तो गवर्नमेंट का इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई साहब आप 4 मकान में रहते हो तो हमें क्या पता आप रहते भी हो या किराए पे लगाया हुआ है। आप तो कहोगे कि मेरे चाचा जी रहते, भाई चारों मकान में एक साथ तो सो नहीं सकते, क्या सो सकते हो, नहीं। तो कोई चाचा जी को, कोई फूफा जी को, कोई जीजा जी को मकान दिया हुआ है रहने के लिए, अब गवर्नमेंट ये कैसे डिसाइड करेगी कि आप रेंट नहीं लेते हैं,
राइट। तो गवर्नमेंट का ये लॉजिक है, अब सही है नहीं है उस पर हम नहीं जा रहे, राइट, क्योंकि हमको लॉ पढ़ना है, तो लॉ का जो बात है वो हम आपसे डिस्कस करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो बात निकल के आ रहा है कि किराए पे दिए गए मकान से आय उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार वास्तव में किराए पे दिए गए मकान से गणना की जाती है, सेक्शन 23(1). मतलब इस केस में अगर आपके पास 2 से ज्यादा मकान हुआ तो बैलेंस मकान जो एक्स्ट्रा मकान है आप उसमें से ऑप्शन चूज कर लेना, वो बाकी का मकान आपको रेंटल मकान बनाकर जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से कैलकुलेशन आपसे करवाएगी, राइट। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है वो भी देख लीजिए। ऐसे मकान के संबंध में मकान खाली रहा या अपर्याप्त किराए का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा क्यों? अब देखो यहाँ तो डिमिंग फिक्सेशन दिया जा रहा है, वाकई में 4 मकान में आप रहते हो, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि 2 को छोड़ के बाकी सबको हम किराए पे मानेंगे, राइट। तो जब माना ही किराए पे, एक्चुअल में तो कोई ऐसा थोड़ी रहा कि खाली रहा, तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये तो माना गया है ना कि किराए पे चला हुआ है। आपको एक्चुअल में खाली रहा ये सवाल ही नहीं होता है, और ये भी सवाल नहीं होता है कि अनरियलाइज रेंट हो आपके पास। क्यों? क्योंकि जब किराए पे लगा ही नहीं है, वास्तव में तो किराए पे नहीं लगा हुआ है। हाँ, गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान रही है कि 2 मकान को छोड़कर बाकी मकान आपका किराए पे लगा हुआ है, राइट। चलिए, वास्तविक किराए का भी प्रश्न नहीं उठता, जाहिर सी बात है, एक्चुअल रेंट भी नहीं आएगा, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट ही आपका एनुअल वैल्यू हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट। फेयर रेंट को कंपेयर करोगे यही एक्सपेक्टेड रेंट होगा, और यही आपका जीए भी निकल के इस केस में आ जाएगा। अब जब इस मकान को आप ये मान लेते हो कि ये किराए पे चढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट ऑन लोन का जो डिडक्शन होगा वो सेल्फ ऑक्युपाइड की तरह दोगे या किराए पे लगे हुए भी। जब गवर्नमेंट कह रही है कि हम मानेंगे कि ये किराए पे लगा हुआ है, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन किराए पे मकान जो होगा उसके हिसाब से लगेगा। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि मकान खरीदने, बनवाने, पुनर्निर्माण या मरम्मत कराने के लिए ऋण पर लिए गए ब्याज की पूरी कटौती मिलेगी। जाहिर सी बात है, लॉजिकल भी है। करदाता को 2 मकान स्वयं रहने के लिए इस प्रकार चुनना चाहिए जिससे मकान संपत्ति से कर योग्य आय न्यूनतम रहे। वो ऐसा इसलिए चुनना चाहिए, तो इसके पीछे कारण क्या होता है, मान लेते हैं हाउस नंबर 1 है, हाउस नंबर 2 है, हाउस नंबर 3 है और हाउस नंबर 4 है। इस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लेते हैं इसका वैल्यू है 10,000, इसका आ रहा है 30,000 और इसका आ रहा है 40,000 और इसका आ रहा है 50,000। तो करदाता को क्या करना चाहिए, इस 2 मकान को जिसका हायर वैल्यू निकल के आ रहा है उसी को मान लेना चाहिए सेल्फ ऑक्युपाइड, राइट, और इसको मान लेना चाहिए रेंटल, ताकि 30, 10, 40,000 रुपये टैक्स लगे। सिंपल सा बात है। अगर इस दोनों को आप ऑप्शन को चूज करोगे 1 और 2 को, तो ऑब्वियसली बात है 90,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा, जबकि इधर 30,000 रुपये। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि करदाता को 2 मकान स्वयं के रहने के लिए इस प्रकार चुनना चाहिए कि मकान संपत्ति के कर योग्य आय न्यूनतम रहे। बट आपकी मर्जी है, आप चाहे ज़्यादा टैक्स देना तो गवर्नमेंट थोड़ी बोलेगी कि हाँ आपको ये वाला ऑप्शन नहीं अवेलेबल हो। एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, करदाता को हर वर्ष मकान का चुनाव करने का ऑप्शन मिलेगा। मान लेते हैं अगले वर्ष में किसी और का मकान का वैल्यूएशन ज्यादा हो गया, तो प्रति वर्ष मकान अलग अलग चुनाव कर सकता है। एक ये फैसिलिटी करदाता के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी दी गई है, वेलकम स्टेप है इसका। तो हमने अभी तक क्या किया, थोड़ा सा समरी मोड में लेते हैं कि हमने अभी तक ये डिस्कस कर लिया है। एक तो कॉन्सेप्ट किया था आपका, कुछ महीने के लिए आपका घर किराए पे लगा, कुछ महीने आपने खुद रहा, तो ये मान के हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं कि पूरे साल वो किराए पे लगाओ। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने क्या देखा कि करदाता के पास या हाउस ओनर के पास 2 से अधिक मकान है। कितने से? 2 से अधिक मकान है। तो 2 से अधिक मकान है तो 2 मकान को हम स्वयं के रहने के लिए मानेंगे और बाकी मकान को ये मानेंगी गवर्नमेंट कि आपको ये किराए पे लगा हुआ था, और उस पे सारे प्रावधान ऐसे लागू कर दिए जाएंगे कि वो किराए पे लगे हुए हैं, राइट। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था। थोड़ा सा एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं, राइट। देखिए फटाफट देखिए, मिस्टर एक्स के 2 मकान हैं जिसमें वो स्वयं रहता है। निम्न सूचना उसकी कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए कराइए, राइट। देखिए, प्रथम मकान, द्वितीय मकान, उचित किराया, उचित किराया। उचित किराए का 10% नगर पालिका मूल्य
राइट। चलिए इस मकान में इस क्वेश्चंस में आपके पास वो कॉन्सेप्ट निकल के नहीं आ रहा है जो हमारे पास क्या निकल गया है यहाँ पे, ये देखिए मकान किराए के लिए दिसंबर मन का तैयार हुआ, भुगतान नहीं कर सका, ये अलग क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि 2 से अधिक मकान का क्वेश्चन हो। चलिए बुक में इलस्ट्रेशन नहीं दिया हुआ है, राइट, तो नहीं दिया हुआ है, तो आगे अगर क्वेश्चन में मिलता है तो हम लोग करेंगे, राइट। तो आज हमने 2 कॉन्सेप्ट को किया और उस कॉन्सेप्ट को आपसे आशा है कि आप रिवाइज कर लेंगे। वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है तो इसको हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे जो है ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट है, अब 1 से 2 लेक्चर और आपका थ्योरेटिकल चलेगा, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी का हो जाएगा। उसके बाद 2-3 लेक्चर लगा के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसको हम कोशिश करेंगे कि वो आपका सॉर्ट आउट हो जाए, राइट। तो आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप वीडियो को देखते रहें और जो लोग देख रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप इस वीडियो को उन लोगों में शेयर कर दें जो इसके बहुत नीडी है। जैसे जो बच्चे बीकॉम थर्ड पार्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और किसी कारण से वो कहीं क्लास नहीं कर पा रहे हैं, अगर कर पा रहे हैं तो दी बेस्ट है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस पूरे कंप्लीट वीडियो के माध्यम से भी आप पूरा का पूरा सीन आप देख सकते हो, राइट। तो आपको कैसे इस वीडियो को यूज करना है थोड़ा सा वो भी अगर हम डिस्कस कर दे वीडियो के लास्ट में अगर जाके, तो आपको सिंपल क्या करना है, 1 मिनट थोड़ा सा आप टाइम लगा के देख लीजिए कैसे करना है आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप क्या करोगे, सिंपल सा आप YouTube चैनल पे जाओगे, राइट, YouTube चैनल पे आप जाओगे, डैशबोर्ड पे आप टाइप करेंगे www.youtube.com, राइट। youtube.com पे टाइप करोगे और यहाँ सर्च बार में आप डालोगे गैप फाइनेंशियल सर्विसेज, गैप फाइनेंशियल सर्विसेज आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, राइट। जैसे ही आप करोगे यहाँ पे आप इस सब्सक्राइब बटन को भी आप प्रेस कर देना, जस्ट होल्ड डाउन, राइट, देखा। तो ये सब्सक्राइब बटन जो है, आप ये सब्सक्राइब बटन को भी यहाँ से आप प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और यहाँ पे आप प्रेस करिएगा गैप वाले आइकन पे, और आप प्रेस करोगे तो आपके पास ये सारा बहुत सारा मेनू खुलेगा, होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, राइट। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरा और भी बहुत सारा टॉपिक पे वीडियो बनते रहता है तो वो अलग है। आप प्लेलिस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके रिलेवेंट्स का जो मैटर है, तो ये जो प्लेलिस्ट है इनकम टैक्स बीकॉम पार्ट 3 बिहार यूनिवर्सिटी है ना, मैं इसमें ऐड कर दूंगा एक वर्ड, असेसमेंट ईयर 2021, राइट। इस व्यू फुल प्लेलिस्ट को आप ओपन करना, राइट, और आपका वीडियो नंबर 1 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप एक एक वीडियो, जितना भी वीडियो अभी इनकम टैक्स पे आई थिंक इंट्रोडक्शंस पे मैंने डाला हुआ था 6 वीडियो, और उसके बाद इधर टोटल 16 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं। आप सीक्वेंस बना के अगर आप देखोगे पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैंने देखिए आपको सीक्वेंस भी दिया हुआ है कि लेक्चर 1 इनकम टैक्स बीकॉम पार्ट 3 इंट्रोडक्शन, तो लेक्चर 1 इंट्रोडक्शंस का, लेक्चर 2 इंट्रोडक्शंस का, राइट, लेक्चर 3 इंट्रोडक्शन का, लेक्चर 4 इंट्रोडक्शन का, लेक्चर 5 इंट्रोडक्शंस का, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शुरू है चैप्टर 1 लेक्चर 1, राइट। ऐसे ही लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ऐसे चलते रहेगा, 5, 6, राइट। तो 8, 9 ऐसे नीचे तक आपका जो भी आपका 12वां, ये आई थिंक आज 11th क्लास है आपका, राइट, 11वां वीडियो आपका आई थिंक आज आपका चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा सीन आपको यहाँ से व्यू कर सकते हो आप, राइट। तो अगर आपको नए वीडियो का अपडेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, तो जैसे ही मेरा वीडियो लोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रयास है मेरा आपके लिए कि आप YouTube के माध्यम से भी आप अपनी स्टडी को कंप्लीट
कर सकते हो। जैसे ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा अपना, जैसे प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, तो उसमें भी लेक्चर 1 चैप्टर 2। तो एक सीक्वेंस मैंने सीरीज क्रिएट किया हुआ है कि अननेसेसरी आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपका ये लेक्चर के बाद ये वाला लेक्चर कौन है, क्योंकि इनकम टैक्स में सारा सीक्वेंस में अगर नहीं चलोगे आप तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो इतना ही आज इस वीडियो को एंड करते हैं। थोड़ा सा एक गाइडलाइंस था उन बच्चों के लिए जो यूट्यूब पे मेरे वीडियो को अगर सर्च नहीं कर पा रहे तो मिलेंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।